हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जीके एंड जीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉप मोस्ट जीके के 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में ये बताना है कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आज का जो आपका आंकड़ा रखा जा रहा है वो अगर आप 21 प्लस कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर आपने इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा जा रहा है जो कपास के रेशों के उपयोग करके जो कपड़े बनाए जाते हैं वह किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय क्षेत्रक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो आप लोग बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है, नागरिक अधिनियम, जो नागरिक अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, आसान शब्दों में अगर आपसे कहा जाए कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के पास लिखित संविधान नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किसके पास अलिखित संविधान है। अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर जो 4 है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग आंसर बताइए। जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग आंसर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, जितनी इसकी तुलना की जाए उतना कम। बहुत बेहतरीन प्रश्न और एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी जीडी में बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, वंदे मातरम आंदोलन, जो वंदे मातरम आंदोलन है इसी के नाम से आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो आप लोग आंसर पता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक, जो एमबीटी था, उसी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा में दर्शाता है। आपको पूछा जा रहा है कि जो ध्रुव तारा है वह किस दिशा को दर्शाता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, आप लोगों को अक्सर इसका आंसर पता ही होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण है, यानी जो ध्रुव तारा है वह दक्षिण दिशा को दर्शाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐनात यानी सोलिस्ट
सोलेस्ट तथा विषुव इक्विनॉक्स के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। आप लोग इसका आंसर बताएं। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है ये, और अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो 22 दिसंबर मकर रेखा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप अगला प्रश्न देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 हमने बता दिया वो गलती से बता दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो 23 सितंबर है उत्तरी ध्रुव, ये बिल्कुल सही नहीं है। 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसका होगा जो वो होगा 4, यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस डैश के कारण होती है। आपसे पूछा जा रहा है जो रतौंधी है वह किसके कारण होती है, तो आपका लोग अपना आंसर बताइए कि रतौंधी किसके कारण होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पत्ती के मध्य में एक मोटी सी सिरा होती है उसे क्या कहा जाता है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए मानी मध्य सिरा, जो पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है उसे मध्य सिरा कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों के यानी पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग बताइए कि पौधों में पानी किसके द्वारा परिवाहित किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 2 जो जाइलम है इसी के द्वारा पौधों में पानी का परिवहन किया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है, तो आप लोग आंसर बताइए कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा, यानी जो किलोवाट घंटा है वह ऊर्जा का मात्रक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप लोग आंसर बताइए कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो स्थितिज ऊर्जा है, जो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आप लोग आंसर दे। कंप्यूटर का बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, और ऐसे ही प्रश्न SSC GD में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है, तो आप लोग आंसर कोड के माध्यम से दीजिए। इसका कोड ये नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो केवल 3 यानी जो शालीमार है, क्या शालीमार, वह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न। साबुन निम्नलिखित में से किसके सोडियम लवण होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो साबुन है वह निम्नलिखित में से किसके सोडियम लवण होते हैं, तो आप लोग बताइए कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसी से आपको आंसर बताना है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 2 जो वसा अम्ल, जो साबुन है वह वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। विटामिन सी को डैश नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर
क्या? ए। अगर आपने 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दिया है स्कारबिक अम्ल, जो विटामिन सी है उसे स्कारबिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है, तो आप लोग आंसर बताइए किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, जो वन है उसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या? जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया? आपसे पूछा जा रहा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग आंसर बताइए कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, रूडोल्फ डीजल, जो रूडोल्फ डीजल थे उन्होंने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, जो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या? फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी थी? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी थी, तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सी फिल्म थी। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, आलमारा, जो भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म आलमारा थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? आपसे पूछा जा रहा है जो 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नाटक रूपक, जो नाटक रूपक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, तो आप लोग आंसर बताइए। इसका जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा देते हैं, जहां से आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है पिंक, धनक, कसाव और महायोद्धा राणा। आप लोग आंसर बताइए कि 64वें फिल्म पुरस्कार में जो नाट्य रूपक पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, जो कसाव है, उन्होंने जो 64वां फिल्म फेयर अवार्ड यानी हुआ था समारोह, उसमें नाटक रूपक पुरस्कार यानी नाटक रूपक के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेइंग इन क्या प्लाइंग प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? आपसे लेखक नहीं सह लेखक पूछा जा रहा है। जो प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आपसे लेखक नहीं सह लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसके आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बोरिया मजूमदार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। क्या? बोरिया मजूमदार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक है वो बोरिया यानी सह लेखक है बोरिया मजूमदार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने एशिया के साथ संबंध बढ़ाने और इसे मजबूत करने के उद्देश्य से एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा देश एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है, तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर 2, जो ऑस्ट्रेलिया है, उसी ने एशियाई शताब्दी श्वेत पत्र जारी किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत भूटान फाउंडेशन है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग आंसर बताइए। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, 2003 में
जो भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्या आपका आंकड़ा 21 प्लस पहुंचा या नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। अगर नहीं पहुंचा तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।